27 सितंबर 2016 रात के 12:30 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वो रात जो किसी को याद नहीं, क्योंकि जो हुआ वो किसी ने देखा नहीं। कोई गवाह नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, ठंडी हवा थी और ऊपर आसमान में कुछ था जो आ रहा था चुपचाप, बिना किसी आवाज के। उस रात भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट, जिनके नाम आज भी सरकारी दस्तावेजों में बंद हैं, एक ऐसी उड़ान पर थे जिसकी कहानी शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। ये वो ऑपरेशन था जो सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुआ, वो ऑपरेशन जिसे भारत ने कभी कंफर्म नहीं किया, वो ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान ने कभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, और वो ऑपरेशन जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी खामोश हैं। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की कहानी नहीं है, ये भारत की उस ताकत की कहानी है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। उस रात लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कुछ लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी लॉन्च पैड्स पर थे। कुछ सो रहे थे, कुछ अगले दिन की प्लानिंग में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दुनिया अगले कुछ मिनटों में हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहाड़ों के बीच गूंजती आवाजें जो सिर्फ उन्हीं लोगों ने सुनी जो वहां थे, और वो लोग वो कभी किसी को बताने के लिए नहीं बचे। धुआं उठा, आसमान को छूता हुआ, कंक्रीट की दीवारें ढह गईं। वो ट्रेनिंग कैंप जहां उरी हमले की प्लानिंग हुई थी, कुछ ही मिनटों में राख बन गया, और भारतीय पायलट वो वापस आ गए, चुपचाप जैसे गए थे। लेकिन रुकिए, अगर ये सब हुआ तो दुनिया को क्यों नहीं पता? भारत ने खुद क्यों नहीं बताया? पाकिस्तान ने क्यों खामोशी ओढ़ ली? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये ऑपरेशन इतना प्रिसाइज था, इतना डेडली था, तो इसे इतिहास की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उन दिनों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई अदृश्य जंग शुरू हो रही थी। एक जंग जो अखबारों में नहीं छपती, लेकिन जिसके निशान पहाड़ों पर बिखरे पड़े हैं। 2016 से पहले भारत की नीति बहुत सरल थी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, संयम। हर हमले के बाद डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट, हर आतंकी हमले के बाद यूएन में चिट्ठी। और पाकिस्तान, उसकी नीति भी उतनी ही सरल थी, डिनाय, डिफ्लेक्ट, रिपीट। 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई, 2016 में पठानकोट, और फिर 18 सितंबर 2016 उरी। उरी, वो नाम जो भारत के हर सैनिक के दिल में आज भी एक घाव की तरह है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना की 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स, जहां जवान सो रहे थे, जहां कोई युद्ध की उम्मीद नहीं थी, और वहीं 4 आतंकी घुस आए, ग्रेनेड्स, AK-47s और सुसाइड वेस्ट्स लेकर। 18 भारतीय जवान शहीद हो गए। 18, एक एक के नाम, एक एक का परिवार, एक एक का घर। सब कुछ उस सुबह बदल गया। पूरा देश सकते में था, लेकिन दिल्ली में खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। उरी हमले के बाद के 10 दिन भारतीय इतिहास के सबसे तनावपूर्ण 10 दिन। साउथ ब्लॉक में रातों की नींद उड़ गई, रॉ के दफ्तरों में लाइट्स बुझती नहीं थीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम्स LOC के उस पार की हर हरकत को ट्रैक कर रही थीं। अंदर की बात जो कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, ये थी कि भारत सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग नहीं कर रहा था, भारत उससे भी बड़े एक ऑपरेशन पर काम कर रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें इंडियन एयरफोर्स की भूमिका होगी, एक प्रिसीजन स्ट्राइक जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, लेकिन जिसे ऑफिशियली एक्नॉलेज करने की जरूरत न पड़े। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ऑफिशियली अनाउंस करता तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ता, और रिस्पॉन्स का मतलब था एस्केलेशन, और एस्केलेशन का मतलब था 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच एक ऐसी जंग जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो एक रास्ता था, एक अदृश्य रास्ता, स्ट्राइक करो, नुकसान पहुंचाओ और चुप रहो। 26 सितंबर की शाम, साउथ ब्लॉक। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स के अनुसार उस रात एक बेहद हाई लेवल क्लोज डोर मीटिंग हुई,
जिसमें प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और रॉ चीफ शामिल थे। कोई मिनट्स नहीं लिखे गए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जो डिसीजंस वहां लिए गए वो सिर्फ उन लोगों के जहन में हैं जो उस कमरे में थे। लेकिन एक बात तय है, उस रात किसी ने एक ऑर्डर दिया, एक ऑर्डर जिसे ग्रीन सिग्नल कहते हैं। और उस ग्रीन सिग्नल के बाद भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट्स को एक ब्रीफिंग मिली, एक ब्रीफिंग जो उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था। उन पायलट्स ने उस रात अपने फैमिलीज को कॉल नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे जो हो रहा है वो इतिहास में दर्ज होगा, भले ही नाम दर्ज ना हो। जो ऑपरेशन प्लान किया गया वो मंथ्स की इंटेलिजेंस गैदरिंग का नतीजा था। रॉ के एजेंट्स ने एलओसी के उस पार के लॉन्च पैड्स की एग्जैक्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी। सैटेलाइट इमेजरी ने उन स्ट्रक्चर्स को मैप किया था जहां आतंकी रहते थे, ट्रेन होते थे और अपने हमलों की प्लानिंग करते थे। हर स्ट्रक्चर की हाइट, हर एंट्री पॉइंट, हर पॉसिबल एग्जिट, सब कुछ भारत की इंटेलिजेंस के पास था। ईलेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ने यह कंफर्म किया था कि उन लोकेशंस पर उस रात मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, यानी ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स एक ही जगह पर, एक स्ट्राइक में मैक्सिमम डैमेज पॉसिबल। यह कोई हॉलीवुड मूवी नहीं थी, यह रियल, प्रिसाइज, ब्रूटल प्लानिंग थी। भारतीय वायुसेना के पास उस वक्त एक बेहतरीन आर्सेनल था, मिराज 2000, वो एयरक्राफ्ट जिसने 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी पोजीशंस को तबाह किया था। प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ये इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म था। इसमें लगे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर हिट करते हैं, कुछ मीटर की एक्यूरेसी के साथ। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, सिर्फ टारगेट। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि उस ऑपरेशन में स्टैंड ऑफ वेपन्स भी यूज किए गए, यानी ऐसे वेपन्स जो एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर किए बिना ही फायर किए जा सकते थे। इसका मतलब भारत ने टेक्निकली पाकिस्तान की सॉवरेंटी वायलेट किए बिना ही उसके आतंकी ढांचे को नष्ट किया। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था, और यही उस रात की सबसे बड़ी ताकत थी। 27 सितंबर रात के 12:15 उत्तरलाई एयरबेस से मिराज 2000 उड़े। डार्कनेस उनका कवर था, साइलेंस उनका वेपन था। पायलट्स ने अपने हेलमेट्स बांधे, इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए और फिर वो आसमान में उठ गए। दुनिया सो रही थी। 12:28 AM जम्मू एयरस्पेस। एयरक्राफ्ट ने एल्टीट्यूड कम की, रेडार सिग्नेचर मिनिमाइज करने के लिए। पहाड़ों की वैलीज में इतनी लो कि ऊपर से देखने पर वो बर्ड्स की तरह लगते। 12:41 AM लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां से आगे वो लैंड जो ऑफिशियली इंडिया की नहीं है, लेकिन उस रात वो लैंड उन पायलट्स का था। उनके हाथों में वो ताकत थी जो किसी पॉलिटिकल स्पीच में नहीं आती। 12:43 AM पहला टारगेट लॉक। एलओसी से कुछ किलोमीटर अंदर मुजफ्फराबाद सेक्टर के पास एक बड़ा लॉन्च पैड, जहां रिपोर्टेडली 50 से ज्यादा आतंकी थे। पायलट ने ट्रिगर दबाया, एक लेजर गाइडेड बॉम्ब ने अपनी यात्रा शुरू की, आसमान से जमीन की तरफ, बिना किसी आवाज के, बिना किसी वार्निंग के। और फिर धमाका, इतना बड़ा, इतना प्रिसाइज कि आसपास के गांव हिल गए। पहाड़ों ने उस आवाज को एको किया, और वो एको, वो गूंज उन आतंकियों के लिए लास्ट साउंड था। 12:47 AM दूसरा टारगेट, लीपा वैली सेक्टर। एक और लॉन्च पैड, एक और लॉक, एक और रिलीज। 12:51 AM तीसरा टारगेट, भीमबर सेक्टर के पास। यहां रिपोर्टेडली वेपन स्टोरेज था, वो स्टोरेज जिसमें वो वेपन्स थे जो उरी के बाद के हमलों के लिए तैयार किए जा रहे थे। वो उस रात राख हो गया। कुल मिलाकर 19 से 27 मिनट के बीच कई टारगेट्स को हिट किया गया, और फिर जैसे आए थे वो पायलट्स वापस मुड़ गए, भारत की तरफ, घर की तरफ। रात के 12 बज रहे थे, दुनिया अभी भी सो रही थी। पाकिस्तानी साइड पर पहले कंफ्यूजन था। साइज्मोलॉजिकल रीडिंग्स ने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दर्ज की। पाकिस्तान आर्मी के लोकल कमांडर्स ने रावलपिंडी को रिपोर्ट किया, लेकिन रावलपिंडी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। इंडियन एयरक्राफ्ट ने टेक्निकली पाकिस्तानी एयर स्पेस वायलेट नहीं किया था, स्टैंड ऑफ वेपन्स की वजह से, तो कोई एयर डिफेंस रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं हुआ। ISI के अधिकारियों ने अगले कुछ घंटों में डैमेज असेस किया। जो उन्होंने देखा वो उनकी भाषा में एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर था।
उनके सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च पैड्स में से कुछ जो उन्होंने ईयर्स में बिल्ड किए थे, एक रात में नष्ट हो गए थे। पाकिस्तानी लीडरशिप के सामने एक प्रॉब्लम थी। अगर वो पब्लिकली एक्नॉलेज करते कि इंडिया ने स्ट्राइक किया, तो उन्हें एडमिट करना होता कि उनकी एयर डिफेंस फेल हो गई, और ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल सुसाइड था। तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, खामोशी। एक बहुत कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट खामोशी। सुबह होते होते कुछ पाकिस्तानी लोकल मीडिया आउटलेट्स ने मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स की बात की, लेकिन ऑफिशियल वर्जन था रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। साउथ ब्लॉक में उस दिन सब कुछ नॉर्मल था ऑफिशियली, लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स जो डिफेंस बीट कवर करते थे, उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स में हिंट मिले कुछ ऐसा हुआ था, कुछ बड़ा, लेकिन बोलना नहीं है। 3 दिन बाद 29 सितंबर 2016 इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस किया। ग्राउंड फोर्सेस ने LOC क्रॉस की और लॉन्च पैड्स को हिट किया, और यही वो अनाउंस हुआ, यही वो सुर्खियां बनी। लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक उस एयर ऑपरेशन का फॉलो अप था। जो एयर स्ट्राइक पहले हुई, उसने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल किया, और फिर ग्राउंड फोर्सेस ने जो बचा था उसे फिनिश किया। 2 फेज ऑपरेशन, एक सीक्रेट, एक पब्लिक। दुनिया को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला, लेकिन जो पहले हुआ वो शैडो में ही रहा। अमेरिका ने कॉशियस स्टेटमेंट दिया, इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन रिस्ट्रेंट जरूरी है। चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया एज एक्सपेक्टेड। रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया डिप्लोमैटिकली। लेकिन जो इंटरेस्टिंग था वो ये था कि इस बार किसी ने इंडिया को लेक्चर नहीं दिया, कोई UN रेजोल्यूशन नहीं, कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल नहीं, क्योंकि दुनिया जानती थी भारत ने कुछ तो किया है, और जो किया वो जस्टिफाइड था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने UN में स्पीच दी, लेकिन वो स्पीच हॉलो थी, क्योंकि जो डैमेज हो चुका था वो स्पीच से अंडू नहीं होता। उस रात कुछ और भी हुआ जो नंबर्स में नहीं मापा जा सकता। उरी में जो 18 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए था ये। उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बेटे खोए, उन बच्चों के लिए जिन्हें पता नहीं था कि पापा वापस नहीं आएंगे, उन वाइव्स के लिए जो तिरंगे में लिपटे हुए कफन को अपने सीने से लगाकर रोती रहीं। वो एयर स्ट्राइक एक मैसेज थी, एक मैसेज जो शब्दों में नहीं थी, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर थी। भारत बदल गया है, भारत अब चुप नहीं रहेगा, और भारत के पास जब जरूरत पड़े वो ताकत है, वो विल है, और वो प्रिसिजन है जो किसी को कहीं भी, किसी भी रात सरप्राइज कर सकती है। उस ऑपरेशन ने, चाहे ऑफिशियली कंफर्म्ड हो या ना हो, इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान को पहली बार रियलाइज हुआ कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट अब ऑप्शनल है, कि भारत के पास प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो उनकी एयर डिफेंस को बाईपास कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया इसे न्यूक्लियर एस्केलेशन के बिना कर सकता है। ये वो डिटेरेंस था जो पेजेस नहीं भरता, लेकिन जो रियल है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्लानिंग में उस रात के बाद एक नया इक्वेशन ऐड हो गया, भारत को अंडर एस्टिमेट करने की कीमत, और वो कीमत बहुत भारी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट था, पैसिव डिफेंस से एक्टिव डिटेरेंस की तरफ। और बालाकोट 2019 जब इंडिया ने ओपनली पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, वो इसी डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन था। वो बोल्ड स्टेप तब पॉसिबल हुआ क्योंकि पहले ये सीक्रेट स्टेप्स उठाए जा चुके थे। आज उस रात के बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मेडल सेरेमनी नहीं हुई, कोई परेड नहीं। वो पायलट्स जिन्होंने उस रात इतिहास लिखा, वो शायद आज भी अपने घरों में बैठे हैं, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं, वो हमेशा जानेंगे कि एक रात जब दुनिया सो रही थी, वो उड़े थे अंधेरे में खामोशी के साथ, और वो वापस आए थे देश के लिए, उन 18 जवानों के लिए, उस हर मां के लिए जिसने अपना बेटा खोया।
वॉर्स हमेशा हिस्ट्री में दर्ज नहीं होती। कुछ जंगें रात के अंधेरे में लड़ी जाती हैं, चुपचाप, बिना किसी एक्लेम के, बिना किसी रिकॉग्निशन के। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत की वो सीक्रेट ताकत जो दिखती नहीं लेकिन जो हमेशा मौजूद है, वो ताकत आज भी है, कल भी रहेगी। और अगर कोई भूल जाए तो रात फिर आएगी और आसमान में कुछ फिर उड़ेगा, चुपचाप। जो जंगें इतिहास में दर्ज नहीं होती वो अक्सर सबसे जरूरी जंगें होती हैं।